अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अमेरिका चाहता है कि ईरान के साथ जंग ख़त्म हो जाए, ईरान भी यही चाहता है कि जंग ख़त्म हो जाए। मगर अमरीकी सदर ट्रंप की यह ख्वाहिश कि वो इस जंग से फातिहाना अंदाज में निकलें और फौरी तौर पर निकलें, इस जंग के खात्मे की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन चुकी है, क्योंकि ईरान ट्रंप को फातिहाना अंदाज में फौरी तौर पर निकलने का रास्ता ही नहीं दे रहा है। और तकरीबन 10 दिन के तवील इंतज़ार के बाद ईरान ने बिलाखिर जंग के खात्मे के अमरीकी प्रपोजल पर तफसीली जवाब तो दे दिया, मगर इस जवाब को सदर ट्रंप ने फ़ौरन ही मुस्तरद कर दिया। तवील इंतज़ार के बाद कल ये खबरें सामने आईं कि ईरान ने पाकिस्तान के ज़रिए अमरीका के प्रपोजल पर अपना जवाब दे दिया है। और कल रात मार्का-ए हक की तकरीब के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस बात की तस्दीक कर दी और बताया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उन्हें बताया है कि ईरान का जवाब मिल गया है। इस दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के जवाब की तफसीलात तो नहीं बताई, मगर इसी दौरान ईरानी मीडिया ने खुद ईरान के इस तफसीली जवाब की अहम तफसीलात बता दी। लेकिन अमरीकी सदर ट्रंप ने कल रात को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैंने अभी ईरान के नाम निहाद नुमाइंदों का जवाब पढ़ा है, मुझे ये पसंद नहीं आया है, ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। जबकि आज CBS न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू के दौरान ट्रंप से जब ईरान के जवाब पर सवाल किया गया कि इसमें क्या चीज़ उनके लिए नाकाबिल कबूल है, तो इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि ये बस एक ख़राब प्रपोज़ल था, बल्कि ये एक अहमकाना प्रपोज़ल था। और ये प्रपोज़ल ऐसे लोगों की तरफ से आया है जिन्हें इस ख़तरे का अंदाज़ा ही नहीं है जिसमें वो हैं। ये बहुत ही अहमकाना प्रपोज़ल है जो बुरी तरह लिखा गया है और बुरी तरह पेश किया गया है। इस दौरान जब ट्रंप से ये सवाल हुआ कि क्या ईरानियों ने अपने जौहरी प्रोग्राम के हवाले से कोई रियायतें दी हैं, तो उन्होंने कहा कि ईरान ने कुछ रियायतें दी हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इसी दौरान ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ से बात करते हुए ये दावा कर दिया कि ईरानी मुज़ाकरातकारों ने उन्हें कहा है कि अमेरिका को तबाहशुदा ईरानी तनसीबात से अफजूदा यूरेनियम निकालना पड़ेगा, क्योंकि ईरान के पास उसे निकालने की टेक्नोलॉजी ही मौजूद नहीं है। जबकि अब से कुछ देर पहले ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कह दिया है कि एक ही सादा प्लान है, और वो ये है कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं हो सकता है। इससे पहले ट्रंप ने एक्सियोस से बात करते हुए ये भी कहा कि उन्होंने इतवार को इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से गुफ्तगू के दौरान दीगर मामलात के साथ साथ ईरान के जवाब पर भी बात की है। इस दौरान ट्रंप ने यह भी कहा कि नेतन्याहू से मेरी बहुत अच्छी बातचीत हुई है और हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान से मुज़ाकरात मेरा मामला है, सबका नहीं। इस पूरी सूरत हाल में अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ईरान के जवाब से मुताल्लिक लिखा है कि ईरान ने जंग ख़त्म करने के लिए अमेरिका के प्रपोजल के जवाब में बाज़ाब्ता तौर पर कई सफ़हात पर मुश्तमिल एक लंबा जवाब भेजा है, जिसमें ईरान ने अपनी शराइत तफसील से बयान की हैं। ज़राए के मुताबिक दोनों फरीक़ों के दरमियान अब भी इख्तलाफात मौजूद हैं। ज़राए का यह भी कहना है कि इस ताज़ा जवाब में ईरान के जौहरी प्रोग्राम और इसके आला दर्जे के अफजूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे से मुताल्लिक अमरीकी मुतालबात का वाज़ेह हल नहीं दिया गया है। इसके बजाय ईरान ने यह तजवीज़ दी है कि जब अमरीका ईरानी जहाज़ों और बंदरगाहों पर आयद नाकाबंदी ख़त्म करेगा, इसके बाद ही जंगबंदी की जाएगी और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को आहिस्ता आहिस्ता कमर्शियल आमदोरफ्त के लिए खोला जाएगा। ज़राए के मुताबिक ईरान के जवाब में लिखा है कि इसके बाद अगले 30 दिनों में जौहरी मामलात पर मुज़ाकरात किए जाएंगे। ईरान ने तजवीज़ दी है कि उसके आला दर्जे के अफजूदा यूरेनियम के कुछ हिस्से को डाउन ब्लेंड कर दिया जाएगा, यानी उसकी अफजूदगी को कम कर दिया जाएगा और बाकी यूरेनियम को किसी तीसरे मुल्क मुंतकिल कर दिया जाएगा। ज़राए ने यह बताया है कि सालिस मुल्क पाकिस्तान के ज़रिए अमरीका को दिया गया ईरान का जवाब इस बात की ज़मानत मांगता है कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हो जाएं या अमरीका बाद में मुआहदे से निकल जाए, तो मुंतकिल किया गया यूरेनियम ईरान को वापस कर दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ईरान ने यह भी कहा है कि वो यूरेनियम अफजूदगी आर्जी तौर पर रोकने के लिए तैयार है, लेकिन यह मुद्दत अमरीका की तजवीज़ करदा 20 साल मुद्दत से कम होगी। इसके अलावा ईरान ने अपने जौहरी मराकज़ ख़त्म करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है, जबकि ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान के जवाब में सबसे ज़्यादा जोर जंग ख़त्म करने और इस बात की ज़मानत लेने पर दिया गया है कि जंग दोबारा शुरू नहीं होगी। पासदारान इनकलाब से मुंसलिक समझे जाने वाले ईरानी खबर रसा इदारे तस्नीम न्यूज़ के मुताबिक ईरान के जवाब में तमाम मुहाज़ों पर जंग रोकने और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर ईरानी कंट्रोल यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। और ईरान ने मुतालबा किया है कि मुआहदे पर दस्तखत होते ही अमरीकी बहरी नाकाबंदी फौरी तौर पर ख़त्म कर दी जाएगी, जबकि ईरान ने इब्तिदाई मुफाहमती याददाश्त यानी MOU और इसके बाद 30 दिन की मुज़ाकराती मुद्दत के फॉर्मेट को बरकरार रखा है, लेकिन साथ ही ये मुतालबा भी कर दिया है कि इन 30 दिनों के दौरान ईरानी तेल की फ़रोख्त से मुताल्लिक अमरीकी पाबंदियाँ भी ख़त्म की जाएँ। ईरान ने यह भी मुतालबा किया है कि MOU पर दस्तखत के साथ ही ईरान के मुंजमद असासे जारी कर दिए जाएँ। एक्सियोस के मुताबिक अगर ईरान की इन शराइत की तस्दीक हो जाती है तो ये अमरीका की तवक्कात से बहुत मुख्तलिफ शराइत हैं। और ईरानी सरकारी मीडिया ने यह भी नहीं बताया है कि ईरान जौहरी मामले में
कौन सी रियायतें देने के लिए तैयार है। ईरान के सरकारी टीवी ने यह भी रिपोर्ट किया है कि ईरान ने अमरीकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी है, क्योंकि उनके मुताबिक ये ट्रंप के हद से ज़्यादा मुतालबात के सामने सरेंडर करने के मुतरादिफ था। एक ईरानी सोर्स ने तस्नीम न्यूज़ को बताया कि उन्होंने ईरान के जवाब पर ट्रंप का रद्द-ए-अमल देखा है और इसकी कोई अहमियत नहीं है। ईरानी मीडिया का मजीद कहना है कि ईरान में कोई भी ट्रंप को खुश करने के लिए तजावीज़ नहीं लिखता। मुज़ाकराती टीम को सिर्फ ईरानी अवाम के हुकूक के लिए तजावीज़ तैयार करनी चाहिए और अगर ट्रंप उनसे नाखुश हैं तो ये फितरी तौर पर अच्छी बात है। इस सारी सूरत हाल में ट्रंप की जानिब से ईरान के जवाब को मुस्तरद करने पर ईरान का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। ऐसे में ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा है कि ट्रंप की जानिब से ईरान के जवाब को मुस्तरद किए जाने के बाद खित्ते में इस्तेहकाम और सलामती मुतासिर हुई है। इस्माइल बक़ाई का कहना है कि अमरीका अब भी गैर माकूल मुतालबात कर रहा है और अमरीकी तजवीज़ के जवाब में दिया गया ईरान का हालिया मौक़िफ़ ज़्यादा सख्त नहीं था। इस्माइल बक़ाई का मज़ीद कहना है कि जब हमें लड़ने पर मजबूर किया जाएगा तो हम लड़ेंगे और जब सिफारतकारी का मौका होगा तो हम उसे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सिफारतकारी के अपने उसूल होते हैं। फैसला हमारे कौमी मफाद की बुनियाद पर होगा और ईरान ने साबित कर दिया है कि हम अपने अवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़म है। इस्माइल बक़ाई के मुताबिक ईरान की अमरीका के साथ जंग ख़त्म करने और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को दोबारा खोलने की हालिया तजवीज़ में जायज़ मुतालबात किए गए थे और इन मुतालबात में जंग के खात्मे समेत नाकाबंदी और बहरी क़ज़्ज़ाक़ी का खात्मा और अमरीकी दबाव की वजह से बैंक्स में गैर मुनसिफ़ाना तौर पर मुंजमद किए गए ईरानी असासों की बहाली शामिल हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से महफूज गुज़रगाह और लबनान समेत खित्ते भर में सलामती कायम करना ईरान के दीगर मुतालबात हैं जो इलाकाई सलामती के लिए एक फ़राख दिलाना और ज़िम्मेदाराना पेशकश समझे जाते हैं। जबकि ऐसे में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ईरान को अपनी फ़ौजी कामयाबियों को सिफारतकारी के ज़रिए यानी मुज़ाकरात के ज़रिए मुकम्मल करना चाहिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक आज ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरान की कानून नाफिज करने वाली फ़ोर्स के कमांडर और दीगर सीनियर अफसरान से मुलाकात में जंग के बाद ईरान के स्ट्रेटजिक ऑप्शंस बयान किए हैं और कहा है कि कौमी मफाद की बुनियाद पर अक़ली और मनतकी इंतखाब यह है कि फ़ौजी मैदान में हासिल होने वाली कामयाबी को सिफारतकारी के ज़रिए मुकम्मल किया जाए और ईरान के हुकूक, इज़्ज़त और ताकत की पोजीशन से हासिल किए जाएँ। इस मौके पर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान के सामने अब 3 वाज़ेह रास्ते हैं। पहला ये कि इज़्ज़त और ताकत के साथ मुज़ाकरात में दाखिल होकर ईरानी हुकूक हासिल करना, दूसरा जंग और अमन के दरमियान गैर वाज़ेह हालत में रहना और तीसरा रास्ता यह है कि तसादुम और कशीदगी की कशमकश का रास्ता जारी रखना। ऐसे में अक़ली और मनतकी तरजीह जो कौमी मफाद पर मबनी है वो ये है कि मुसल्लह अफ़वाज की मैदान जंग में हासिल करदा कामयाबी को सिफारतकारी के मैदान में मुकम्मल किया जाए और ईरानी अवाम के हुकूक, इज़्ज़त और इख्तियार की बुनियाद पर कायम किए जाएँ। मसूद पेज़ेश्कियान ने मज़ीद कहा कि ईरान की सिफारतकारी पर आमादगी एक रियायत नहीं है बल्कि एक सोचा समझा मौक़िफ़ है और इस दौरान उन्होंने नहजुल बलागा में इमाम अली के कौल का हवाला दिया कि अगर दुश्मन सुलह की पेशकश करे तो उसे रद्द नहीं करना चाहिए, लेकिन सुलह के बाद उस पर एतमाद भी नहीं करना चाहिए। मसूद पेज़ेश्कियान के मुताबिक ईरान इसी बुनियाद पर दुश्मन पर अदम एतमाद रखते हुए भी मुज़ाकरात को मुमकिन समझता है और वो भी इज़्ज़त, हिकमत और मसलहत की बुनियाद पर। और अगर कोई मुआहिदा रहबर और ईरानी अवाम के मफाद के मुताबिक हो तो ईरान अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करेगा। इससे पहले ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हम कभी भी दुश्मन के सामने सर नहीं झुकाएंगे और अगर बातचीत या मुज़ाकरात का जिक्र आता है तो इसका मतलब हथियार डालना या पीछे हटना नहीं है, बल्कि इसका मकसद ईरानी कौम के हुकूक को कायम रखना और कौमी मफादात का पुरअज़म ताकत के साथ दिफा करना है। इस सारी सूरत हाल में CNN के मुताबिक मुज़ाकरात के अमल से वाकिफ़ एक इलाकाई सोर्स ने बताया है कि अमरीका और ईरान के दरमियान बातचीत उस वक्त तक किसी बड़ी पेशरफ्त की तरफ नहीं बढ़ेगी जब तक कि सदर ट्रंप की अपने चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से मुलाकात नहीं हो जाती और ये मुलाकात 14 और 15 मई को बीजिंग में मुतवक्के है। सोर्सेज के मुताबिक मुज़ाकरात में पेशरफ्त सदर ट्रंप के चीन के दौरे के नताइज पर मुनहसर होगी और चीन इस बात को यकीनी बनाने में एक अहम किरदार अदा करेगा कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात जारी रहें। CNN के मुताबिक सोर्सेज ने यह इशारा भी दिया कि ऐसा भी मुमकिन है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची इसी दौरान दिल्ली में ब्रिक्स के वज़राए ख़ारजा के इजलास में शरीक हों, यानी उन्हीं दिनों में जब ट्रंप बीजिंग में होंगे। सोर्सेज के मुताबिक अब्बास अराग़ची की ब्रिक्स इजलास में मौजूदगी अहम है क्योंकि सऊदी अरब और मिस्र के वज़राए ख़ारजा भी मुमकिन तौर पर इस इजलास में शरीक होंगे और मिस्र और सऊदी अरब इन ममालिक में शामिल हैं जो अमरीका और ईरान के दरमियान पसे पर्दा मुज़ाकरात के लिए सहूलत फराहम कर रहे हैं। अहम बात यह है कि आज सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से अहम टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और फिर सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से भी फ़ोन पर अहम बातचीत की है। सारी सूरत हाल में हालिया दिनों में ट्रंप इंतज़ामिया मुसलसल इस बात पर जोर दे रही थी कि ईरानी हुकूमत संगीन इख्तलाफात का शिकार है जिसकी वजह से वो किसी बात पर भी मुत्तफ़िक नहीं हो रही है।
जबकि मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में ये इशारा दिया गया कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई के मंजर आम से गायब होने और उनसे राब्ते में मुश्किलात की वजह से ईरान को मुत्तफ़िक़ा और बरवक्त जवाब देने में चैलेंज दरपेश आ रहा है। मगर अब ईरानी हुक्काम और ख़ुद अमरीकी मीडिया ये बता रहा है कि नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई अब पहले से ज़्यादा सरगर्म हैं और उनके ज़ख्म भी भर रहे हैं। और अहम बात यह है कि हालिया चंद दिनों के दौरान अवामी सतह पर ईरानी हुक्काम ने आला सिविल और अस्करी क़यादत की मुज्तबा खामनाई से मुलाकातों की तस्दीक की है। इससे पहले ईरानी हुक्काम ने पहली बार अवामी सतह पर नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई के ज़ख्मों की तफसीलात भी दी। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से मुंसलिक खबर रसा इदारे नूर न्यूज़ की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी की गई एक वीडियो में ईरान के सुप्रीम लीडर ऑफिस के प्रोटोकॉल हेड मज़ाहिर हुसैनी ने बताया है कि 28 फरवरी के हमले में मुज्तबा खामनाई को घुटने की हड्डी और कमर पर जख्म आए थे। हालांकि इससे पहले अमरीकी हुक्काम ने मुज्तबा खामनाई के ज़ख्मों को शदीद करार दिया था। मज़ाहिर हुसैनी ने मज़ीद कहा कि मुज्तबा खामनाई का घुटना जल्द ठीक हो जाएगा और कमर का मसला भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है, जबकि मुज्तबा खामनाई के कान के पीछे एक छोटा ज़ख्म भी था जिसका इलाज हो चुका है और वो अमामे की वजह से नज़र भी नहीं आता। ईरानी हुक्काम का कहना है कि मुज्तबा खामनाई अपनी हिफाजत के लिए लो प्रोफाइल रखे हुए हैं। वीडियो में मज़ाहिर हुसैनी ने यह भी कहा कि मुज्तबा खामनाई मुनासिब वक्त पर ईरानी अवाम से खिताब भी करेंगे। इस सारी सूरत हाल में पहले गुज़िश्ता हफ्ते ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई से अपनी मुलाकात का अहवाल बताया था, जबकि अब ईरान की फ़ौज के अहम कमांडर की मुज्तबा खामनाई से मुलाकात की तफसीलात भी सामने आ गई है। ईरानी खबर रसा इदारे फारिस न्यूज़ के मुताबिक ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने एक सीनियर फौजी कमांडर से मुलाकात की है और ये सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई की हालिया चंद दिनों में किसी आला ओहदेदार से दूसरी मुलाकात है। ईरानी मुसल्लह फ़ौज के जनरल स्टाफ के बयान के मुताबिक कमांडर ऑफ खातिमुल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई से मुलाकात के दौरान उन्हें यकीन दिलाया है कि मुल्क की मुसल्लह फ़ौज किसी भी स्ट्रेटेजिक गलती या अमरीका और इसराइल के किसी हमले का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। फारिस न्यूज़ ने मज़ीद लिखा कि मुलाकात के दौरान आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई ने ईरान की मुसल्लह फ़ौज को सराहा और 40 रोज़ा जंग के बाद दुश्मनों के मुकाबले और फैसला कुन कार्रवाई जारी रखने के लिए नई हिदायत जारी की। इस सारी सूरत हाल में खुद अमरीकी इंटेलिजेंस भी ये अंदाज़ा लगा रही है कि मुज्तबा खामनाई अब ईरान की हिकमत अमली में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस हवाले से अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने लिखा है कि अमरीकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई सीनियर ईरानी हुक्काम के साथ मिलकर जंगी हिकमत अमली बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इंटेलिजेंस मालूमात से वाकिफ मुतादिद सोर्सेज के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मौजूदा बिखरे हुए ईरानी निज़ाम में असर इख्तियार किसके पास है यह अभी तक वाज़ेह नहीं है, लेकिन गालिब इम्कान यह है कि नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई अमरीका के साथ जंग ख़त्म करने के मुज़ाकरात की सिमत तय करने में मदद कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि मुज्तबा खामनाई जंग शुरू होने के बाद से अवाम के सामने नहीं आए हैं, क्योंकि जंग के आगाज़ में होने वाले एक हमले में उनके वालिद यानी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई और ईरान के कई आला फौजी रहनुमा शहीद हो गए हैं, जबकि मुज्तबा खामनाई खुद शदीद ज़ख्मी हुए थे। इसके बाद से ईरान के नए सुप्रीम लीडर की सेहत और ईरानी क़यादत में उनके किरदार के बारे में मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ जारी हैं। CNN की रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि अमरीकी हमले में ज़ख्मी होने के चंद दिन बाद मुज्तबा खामनाई को अपने वालिद की जगह ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुकर्रर करने का ऐलान किया गया था, लेकिन सोर्सेज के मुताबिक अब तक अमरीकी इंटेलिजेंस मुज्तबा खामनाई की लोकेशन की विजुअल तस्दीक नहीं कर पाई है। और सोर्सेज का मज़ीद कहना है कि इस गैर यकीनी की सूरत हाल की एक वजह यह भी है कि मुज्तबा खामनाई राब्ते के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल नहीं करते और वो सिर्फ उन लोगों से मिलते हैं जो ज़ाती तौर पर उन तक पहुँच सकते हैं या फिर पैगामात कासिद के ज़रिए भिजवाए जाते हैं। सोर्सेज के मुताबिक मुज्तबा खामनाई अब भी तन्हाई में हैं और उनका इलाज चल रहा है। उनके जिस्म के एक हिस्से पर जलने की वजह से शदीद ज़ख्म है और उनका चेहरा, बाजू और टांग मुतासिर हैं। CNN के मुताबिक अमरीकी हुक्काम के पास मुज्तबा खामनाई की सूरत हाल के बारे में जो मालूमात हैं वो लोगों से मिलने वाली मालूमात पर मबनी है। मुज्तबा खामनाई से राब्ते में है। ताहम इंटेलिजेंस माहिरीन ये भी सवाल उठाते हैं कि आया ईरान के इक़्तिदार के कुछ हल्के मुज्तबा खामनाई तक रसाई का दावा करके उनके नाम और इख्तियार को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। मामला कहाँ जा रहे हैं ऐसे वक्त में कि जब खुद सदर ट्रंप ईरान के जवाब को अहमकाना कह रहे हैं। वाशिंगटन से हमारे साथ सहाफ़ी इदरीस अली मौजूद हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी कामरान यूसुफ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इदरीस, ज़ाहिर अब सदर ट्रंप ने जो ईरान का जवाब है उसे अहमकाना भी कह दिया, मुस्तरद भी कर दिया और सीज़ फायर को नाजुक भी कह दिया, मगर अब ये नहीं समझ में आ रहा आगे होगा क्या। वाज़ेह है कि सदर ट्रंप जंग से निकलना चाहते हैं, मगर वो फातिहाना अंदाज में निकलना चाहते हैं और वो ऑप्शन ईरान उन्हें दे नहीं रहा। क्या होगा, जंग होगी, क्या होगा, क्या सोच पाई जाती है अमेरिका में?
जब मैंने अपने सोर्सेज से बात की है पेंटागन में, एक ही ऑप्शन मेरे ख्याल से अब रहता है रियलिस्टिकली, और वो ये है कि मिलिट्री एक्शन शुरू हो जाएगा वापस। अब ये क्वेश्चन, एक सवाल ये है कि कैसे होगा ये? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अटैक शुरू होंगे ज़्यादातर, ईरान प्रॉपर में अटैक शुरू होंगे? मगर जो हमें इतला मिली है, ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज बोला है कि ये जो सीज़ फायर है बड़ा नाजुक है, यही सोच पूरे वाइट हाउस में, पूरे इंटर एजेंसी जैसे वाशिंगटन में कहते हैं, उनमें पाया जाता है। क्योंकि मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट ट्रंप को जो न्यूक्लियर क्वेश्चन था कि ये यूरेनियम के साथ क्या होगा, कितनी जल्दी निकलेगा, ये बिल्कुल भी उनके पसंद पे जवाब नहीं आया ईरान की तरफ से। तो मेरे ख्याल से अब ये ही सवाल एक है, प्रेसिडेंट ट्रंप अपने जनरल से मिलेंगे कुछ घंटों में, उसमें ये डिसाइड होगा कि यूएस मिलिट्री अपना मिलिट्री ऑपरेशन वापस शुरू करेगी या नहीं, और अगर शुरू करेगी किस तरह से शुरू करेगी। और कामरान, ज़ाहिर उम्मीद ये थी कि शायद जितना टाइम ईरान ले रहा है उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, तो आज भी अपने कमांडर से खिताब सामने आया, उसमें वो यही कह रहे हैं कि हम डिप्लोमेसी से आगे बढ़ने को तरजीह देंगे। मगर सदर ट्रंप की बातों से तो लग रहा है कि वो जब कि ईरान ने ऐसा जवाब दिया जो वो तवक्को ही नहीं कर रहे थे जिसकी, तो क्या मामला कहाँ जाते नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आई थिंक पाकिस्तान में भी यही उम्मीद थी कि जितना ईरान वक्त ले रहा था कि शायद इस मर्तबा ईरान की तरफ से जवाब जो आएगा तो उस पे अमेरिका भी एक मस्बत जवाब देगा और मुमकिन तौर पर फिर मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो सकता है और उसके नतीजे में कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से अमेरिकी सदर ट्रंप ने आउटराइटली इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया है, तो उससे तो बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि डेडलॉक मौजूद है। अब जो सबसे अहम सवाल है ऑफकोर्स के क्या होगा आगे, जो एवरीबडी वांट्स टू नो, दोबारा जंग का आगाज होगा। लेकिन जो मेरा अपना ख्याल है कि शायद अभी भी कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी को चांस दिया जाएगा। मुझे जो लगता है कि बेशक अमेरिकी सदर ट्रंप जो हैं अपने मिलिट्री कमांडर्स के साथ मिल रहे हैं और वो जाहिर है कि जो भी कंटिजेंसी प्लान है उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी जो एक्शन है और कोई भी जो अगला कदम है, वो जब तक आई थिंक उनका विजिट हो नहीं जाता चीन का और प्रेसिडेंट शी से वो मिल नहीं लेते, आई थिंक उससे पहले नहीं होगा। और अब जो बात आ रही है ईरान की तरफ से भी कि पहले भी उनका ये कंसर्न था कि अगर कोई मुआहदा हो भी जाता है तो जमानत कौन देगा, तो बात हो रही है कि चीन मुमकिन तौर पर एक जामिन हो सकता है। और ये बात हो रही है कि अमेरिकी सदर ट्रंप जब जाएंगे वहां पर तो प्रेसिडेंट शी से इस मौजू के ऊपर डिस्कशन होगी। आज भी उन्होंने ये बात की कि जहां तक बात है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की, तो चीन की भी बहुत ज्यादा दिलचस्पी है कि इसको रीओपन किया जाए। तो ओवरऑल बिल्कुल एक डेडलॉक मौजूद है और खुद अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी जो कहा कि उसमें एक चीज तो मेरे ख्याल में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाला मामला है कि ईरान उस पर अपनी सॉवरेंटी चाहता है, यानी कि अब उस तरीके से उसको नहीं चलाना चाहता जो जंग से पहले थी। और दूसरा, आई थिंक इस प्रपोजल के अंदर जो अमेरिकी सदर ट्रंप की एक्सपेक्टेशन थी कि न्यूक्लियर के हवाले से कोई कमिटमेंट होगी, वो कमिटमेंट अभी भी नहीं है, क्योंकि ईरान मरहलावार चलना चाहता है। वो कहता है कि पहले मरहले में हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाले मामले को हल करते हैं, परमानेंट जंग बंदी हो, उसके बाद जो बाकी मामला है उनको हल करेंगे। और लग ये रहा है कि अभी भी ईरान अपने उस नुक्ता नजर पर स्टिक कर रहा है। और इद्रिस ये बताएगा कि ज़रा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के हवाले से अब नजर आ रहा है कि ईरान इस लेवरेज को अपने पास रखना चाहता है। अब तो वो ये तक कह रहे हैं कि अगर कोई अमेरिका हम पर पाबंदी लगाएगा और कोई मुल्क उस पाबंदी पर अमल करेगा तो उसके जहाज स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से नहीं गुजरेंगे। यानी मुस्तकबिल में एक बाकायदा एक ऑप्शन होगा उनके पास, एक न्यूक्लियर ऑप्शन की तरह एक ऑप्शन है जिसको वो कभी भी एक्सरसाइज करेंगे दीगर ममालिक को प्रेशराइज करने के लिए। सदर ट्रंप जाहिर तैयार नहीं है। क्या चीन बाकी कोई किरदार अदा कर सकता है? क्योंकि ट्रंप अगर वहां जाते हैं, चीन ये भी चाहेगा कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुल जाए, तेल की कीमतें नीचे आ जाएं, उनकी दरामदाद कि तकरीबन यहां से बहुत बड़ा हिस्सा जाता है वो उन्हें मिलती रहे, साथ साथ ईरान उनका इत्तेहादी है, तो वो ये गारंटी सदर ट्रंप उन्हें दे दें कि ईरान पर हमले नहीं हो रहे होंगे। ये मुमकिन है? मुमकिन तो है बड़ा, मगर मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल है। क्योंकि देखें, चीन प्रेशर लगा सकता है ईरान पे बिल्कुल, मगर वो ये भी चाहेगा अमेरिका से कोई कुछ उनको रिटर्न में मिले। अब ये क्वेश्चन वाशिंगटन में पूछा जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप चीन को क्या दे सकते हैं। वो चीन से ये कहेंगे कि आप अगर ताइवान बेशक ले लें, हम लोग इंटरवीन नहीं करेंगे अगर आप ईरान के साथ किसी ना किसी तरह से ये मुज़ाकरात कंप्लीट कर लें, तो ये भी एक ऑप्शन है। मगर देखें, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो पिछले जितने भी 50-60 साल से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ये क्वेश्चन एक रहता था, सवाल रहता था कि ईरान कुछ कर सकता है या नहीं। मगर इस जंग में ये क्लियर हो गया कि ईरान को एक ड्रोन, एक मिसाइल से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कंट्रोल कर सकता है। तो मेरे ख्याल से ये न्यूक्लियर ऑप्शन ईरान के पास टेस्ट हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है, और ये उनके पास हर दफ़ा, और मतलब जब तक कोई ऐसी कोई पाइपलाइन नहीं बन जाए सऊदी में या कतर में या यूएई में, उनके पास ये ऑप्शन रहेगा। तो मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए बहुत ही एक मुश्किल वक्त है, एक बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम सेट है। चाइना हेल्प कर सकता है यूनाइटेड स्टेट्स को, ट्रंप को, मगर मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन एक है कि वो
यूएस से क्या चाहेंगे, और मेरे ख्याल से ये एक सवाल मेरे ख्याल से 1-2 दिन में शायद जवाब आ जाए। चीन ऑब्वियसली बहुत उनको ज़रूरत है ईरान की ऑयल, मगर उनकी इकॉनमी भी बहुत बड़ी है और ये जो हाई प्राइसेस हैं वो काफ़ी देर तक वेदर कर सकेंगे। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा प्रेशर प्रेसिडेंट ट्रंप पे जब वो चीन जाएंगे। और कामरान, ये जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का मसला है, बेशक अगर ईरान टोल ना भी ले, मगर वो सिर्फ ये कर दें कि आप हमें इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके बाद ही यहाँ से गुजरेंगे, और ज़ाहिर फिर वो कंट्रोल कर पाएँ कि कौन गुजरेगा कौन नहीं गुजरेगा। क्या ये बात दुरुस्त है कि अमेरिका के साथ साथ जो अरब ममालिक हैं, जिनमें सऊदी अरब भी शामिल है, वो भी तैयार नहीं है इस बात के लिए? वो भी चाहते हैं कि 28 फरवरी से पहले वाली सिचुएशन होनी चाहिए, किसी भी किस्म का कोई चेक या कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से रवानगी के लिए। जी बिल्कुल, ये दुरुस्त बात है। ये सिर्फ अमेरिका का मसला नहीं है, बल्कि जो रीजन के ममालिक हैं, खास करके जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को इस्तेमाल करते हैं, गल्फ कंट्रीज जो हैं, वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहते कि ईरान का मुकम्मल तौर पर इस तरीके से कंट्रोल हो कि जब उनका दिल चाहे कि जैसे एक फाटक होता है तो उसको वो बंद कर दे। इनफैक्ट जो कतर के प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर की जो कल बात हुई थी ईरान के वज़ीर ख़ारिजा से, तो उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर ये कहा कि जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है उसको पुरानी वाली हैसियत पर बहाल करना बहुत ज़रूरी है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, सऊदी अरब की जो फॉरेन मिनिस्टर है, उनकी भी पिछले 24 घंटों में 2 मरतबा ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई है, और उसमें जहां डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की बात हो रही है तो वहां पर डेफिनेटली वो सऊदी अरब हो, कतर हो या जो बाकी ममालिक हो, वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को लेकर के बहुत परेशान है। शायद ये अमेरिका के लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन ऑलरेडी बिकॉज ऑफ दिस वॉर ये गल्फ कंट्रीज को बहुत से नुकसानात हुए हैं, और अगर उससे उन्होंने रिकवर करना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो उनके पास तेल और बाकी जो एनर्जी के ज़खायर हैं वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के जरिए वो सारा बाहर की दुनिया को बेचते हैं, खास करके एशिया की मंडियों में। तो अगर उस पर टोल लग जाएगा और एक अनसर्टेनिटी रहेगी तो फिर तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए आई थिंक एक तरफ अमेरिका का दबाव ईरान के ऊपर अपनी जगह के ऊपर, ये जो रीजन के प्लेयर्स हैं आई थिंक उनका भी एक बहुत बड़ा दबाव है। तो लेट्स सी कि ईरान इसके हवाले से क्या गिव अप करता है। अपेरेंटली अभी तक तो लग रहा है कि वो गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया तज़िया, आपने सुना। इसके अलावा इदरीस अली बता रहे थे कि पेंटागन के ज़राए उनको ये बता रहे हैं कि मुमकिन तौर पर जंग की तरफ भी मामला जा सकते हैं। सदर ट्रंप को इस हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम खबर, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। मगरबी ममालिक ख़ासतौर पर बरतानिया में इस्लामोफोबिया तेज़ी से फैल रहा है और इस बुनियाद पर सियासत भी हो रही है। और अब एक चौंका देने वाली रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में बैठा एक मुसलमान शख्स खुद ऐसा कंटेंट बना रहा है जो उसके अपने मजहब को मगरबी ममालिक के लिए ख़तरे के तौर पर पेश कर रहा है। और वजह है सिर्फ डॉलर्स कमाना, सिर्फ पैसे की खातिर एक शख्स अपने मजहब, अपनी शनाख्त, अपनी तहजीब और अपने ही मजहब के मानने वाले पुरअमन शहरियों के खिलाफ एक गैर मुल्क में नफरत फैला रहा है। नाजरीन, बरतानिया में पहले ही मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर सियासत फ़रोग़ पा रही है, जबकि मीडिया में भी मुसलमानों का मनफी चेहरा दिखाए जाने का सिलसिला एक अरसे से जारी है। बरतानिया में फार राइट की शिद्दत पसंद जमातें मुसलसल मेन स्ट्रीम सियासत में जगह बना रही हैं और हालिया काउंसिल इलेक्शंस में नाइजिल फराज की रिफॉर्म यूके पार्टी की हैरत अंगेज़ कामयाबियाँ इसकी एक मिसाल है। और इसकी एक वजह जहाँ बरतानवी मुआशरे में बढ़ती हुई बुनियाद परस्ती और सफ़ेद फार्म नस्ल परस्ती है, वहीं अब इस पूरे मामले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का भी बड़ा किरदार सामने आ रहा है। ख़ास तौर पर इस हवाले से बरतानवी न्यूज़ वेबसाइट द ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म एक चौंका देने वाली रिपोर्ट सामने लाई है, जिसमें बताया गया है कि एक पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर बरतानिया में नफरत फैलाने वाली वायरल वीडियोस से पैसा कमा रहा है और फेसबुक के ज़रिए नस्ल परस्ताना वीडियोस फैलाकर हज़ारों डॉलर्स कमा भी चुका है। ये शख्स, जिसका नाम जाहिर नहीं किया गया, ऐसे कामयाब अकाउंट्स चलाता है जो बरतानिया के लिए AI जनरेटेड इस्लाम और मुस्लिम मुखालिफ कंटेंट फैलाते हैं। सिर्फ इस शख्स के एक फेसबुक पेज की वीडियोस को लाखों बार देखा गया और इस शख्स ने खुद इंकिशाफ किया कि वो इस एक पेज से महाना तकरीबन $1500 यानी तकरीबन 4.25 लाख पाकिस्तानी रुपए कमा लेता है। ये शख्स बज़ाते खुद हाफिज़ कुरान है और दीगर अकाउंट्स भी चलाता है जो कुरान की आयात और इस्लामी तालीमात शेयर करते हैं। एक अकाउंट में खाना काबा की तस्वीर बतौर प्रोफाइल मौजूद है। इसके बावजूद ये शख्स इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ी पर मबनी कंटेंट फैलाकर सिर्फ पैसे की खातिर बरतानवी मुआशरे में अपने ही मजहब और हम मजहब शहरियों के लिए शदीद नफरत फैलाने का बाइस बन रहा है। यानी एक पाकिस्तानी मुसलमान खुद एक ऐसा कंटेंट बना रहा है जो उसके अपने मजहब को मगरबी ममालिक के लिए ख़तरे के तौर पर पेश कर रहा है। और वजह है
सिर्फ डॉलर्स कमाना। रिपोर्ट के मुताबिक इस शख्स के फेसबुक पेजेस से की गई पोस्ट खासतौर पर बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर और लंदन के मुसलमान मेयर सादिक खान को निशाना बनाती हैं और इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स रखने वाली कंपनी मेटा के रेवेन्यू मॉडल के जरिए मुनाफा कमाती है। ये बात साबित करती है कि एआई टूल्स के जरिए अब कोई भी कंटेंट क्रिएटर किसी भी तरह का वायरल कंटेंट बना सकता है। अमेरिका और ईरान की जंग के आगाज के बाद वाले हफ्ते में केयर स्टारमर की एक एआई से तैयार करदा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर तकरीबन 4 लाख व्यूज़ भी हासिल कर लिए। इस वीडियो में बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर को दिखाया गया है जो लंदन में अपनी सरकारी रिहाइश गाह 10 डाउनिंग स्ट्रीट में ही इस्लामी लिबास में खड़े हैं और कहते हैं कि हम एक खुद पर फख्र करने वाली मुस्लिम रियासत हैं। हमारे पागल और पुरतशद्दुद मुसलमान तारिकीन वतन, जिनमें मुजरिम और रेप करने वाले भी शामिल हैं, हमारे मुआशरे की बुनियाद हैं। वीडियो के आखिर में पाकिस्तानियों के लिए एक नस्ली गाली भी इस्तेमाल की जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई ऐसी वीडियोज़ जो गलत मालूमात और इस्लामोफोबिया फैलाती हैं पहले ही आम हो चुकी हैं। ख़ासतौर पर बड़ी खबरें सामने आने के बाद ऐसी वीडियोज़ बड़ी तादाद में सामने लाई जाती हैं। लेकिन नाजरीन, ये मखसूस वीडियो गैर मामूली थी क्योंकि इसे पाकिस्तान में रहने वाले एक बज़ाहिर दीनदार मुसलमान शख्स ने पोस्ट किया था। रिपोर्ट के मुताबिक जब इस शख्स से रब्ता किया गया तो इसने खुलकर बात की और दावा कर दिया कि वो अपनी कमज़ोर इंग्लिश की वजह से वीडियो के कंटेंट को समझ ही नहीं सका। इसके बाद उसने कई पोस्ट डिलीट भी कर दी और कहा कि मुझे खबरों में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैंने ये भी नहीं देखा कि वीडियोज़ में क्या कहा जा रहा है, क्या लिखा गया है और क्या नहीं लिखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये बात गैर मामूली है कि यह शख्स इतनी वाज़ेह वीडियोज़ को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कैसे कर सकता था और कैसे अपलोड कर सकता था। बहरहाल जो बात यकीनी है वो ये है कि अब वायरल कंटेंट इतनी आसानी से एआई के ज़रिए बनाया जा सकता है कि बनाने वालों को इंग्लिश बोलने या कंटेंट को मुकम्मल तौर पर समझने की ज़रूरत भी नहीं रहती। और इस मसले की बुनियादी वजह मेटा का वो निज़ाम है जिसने ज़्यादा लोगों की तवज्जो हासिल करके अपनी आमदनी के लिए एआई से तैयार शुदा नफरत अंगेज़ कंटेंट की हौसला अफजाई की, जबकि बरतानिया के इसके नताइज भुगते। लंदन के मेयर सादिक खान के तर्जुमान ने कहा कि यह इंतहाई अफसोसनाक मिसाल इस बात का मज़ीद सबूत है कि एक ऐसा मुआशी निज़ाम मौजूद है जो नफरत अंगेज़ बयानिए से फ़ायदा उठाता है, यानी पैसे कमाता है। लोग ऑनलाइन जहरीले कंटेंट को फैलाकर मुनाफा कमा रहे हैं, जिनमें वो कंटेंट भी शामिल है जो लंदन में रहने वाले मुसलमानों को निशाना बनाता है। सोशल मीडिया कंपनीज़ को झूठ और नफरत के फैलाव और इससे माली फ़ायदा उठाने वालों को रोकने के लिए मज़ीद इक़दाम करने चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक इस पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर ने एक फेसबुक पेज चलाया जिसके 1,92,000 फॉलोअर्स थे और इसी नाम का एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी था जिसके 44,000 फॉलोअर्स थे। मेटा ने दोनों अकाउंट्स उस वक्त डिलीट कर दिए कि जब उन्हें रिपोर्ट किया गया, लेकिन इससे पहले इन अकाउंट से अपलोड की गई नस्ल परस्ताना पोस्ट लाखों बार देखी जा चुकी थी। इसी शख्स का एक टिकटॉक अकाउंट भी मौजूद था जिसके 11,000 फॉलोअर्स थे, उसे भी बाद में डिलीट कर दिया गया। इस पाकिस्तानी शख्स के मेटा अकाउंट्स ने ऐसी मीम्स भी पोस्ट की जिनमें तमाम मुसलमानों को बरतानिया से निकालने का मुतालबा किया गया। ग्रेट रिप्लेसमेंट नामी साजिशी नज़रिए को फैलाया गया जिसके मुताबिक सफ़ेद फाम आबादी की अक्सरियत को मुनज़्ज़म तरीके से गैर सफ़ेद फाम तारिकीन वतन के ज़रिए तब्दील किया जा रहा है और अवामी जगहों पर मुसलमानों की नमाज को गलबा हासिल करने की हिकमत अमली और मगरिब पर हमला करार दिया गया। इन फेसबुक वीडियोज़ में से कई वीडियोज़ को लाखों बार देखा गया। हालांकि मगरबी मुआशरों ख़ास तौर पर बरतानिया में मुसलमानों के गलबा पाने की बात एक मिथ के सिवा कुछ नहीं है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बरतानिया में मुसलमान कुल आबादी का सिर्फ 6% हैं और उनकी सबसे ज़्यादा आबादी लंदन में है, लेकिन वो भी सिर्फ 15% है। इस हकीकत के बावजूद एआई से तैयार करदा वीडियोज़ के ज़रिए पाकिस्तान में बैठे एक मुसलमान शख्स ने से कमाने की खातिर अपने हम वतन और हम मज़हब लोगों को पूरे बरतानिया के लिए ख़तरा बनाकर पेश कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक राब्ता करने पर उस शख्स ने बताया कि इसका तमाम कंटेंट हता के पेज का नाम और वीडियोज़ का कंटेंट भी सब एआई से तैयार किया जाता है। कभी कभार वो दूसरे प्लेटफॉर्म से कंटेंट लेकर दोबारा भी इस्तेमाल कर लेता है, यानी दोबारा पोस्ट कर देता है। उसने मज़ीद बताया कि अगर बरतानिया में एहतजाज वगैरह हो रहे हों तो मैं वो वीडियोस ट्विटर या टिकटॉक से ले लेता हूं और वहां से लेकर फेसबुक पर डाल देता हूं। जब उसे पूछा गया कि उसने ये महारतें कैसे सीखी तो उसने कहा कि उसने दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स को पैसे देकर मोनेटाइजेशन के तरीके सीखे और यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखे। वो गूगल के एआई चैटबॉट जेमिनी के ज़रिए बरतानिया और अमेरिका से मुताल्लिक ताज़ा खबरें तलाश करता है जिनको फिर वो कैपकट में पेस्ट करता है, जो एक वीडियो एडिटिंग टूल है। कैपकट
इस मतन की बुनियाद पर खुद ही वीडियो तैयार कर देता है और फिर ये शख्स चैट जीपीटी के जरिए थंबनेल बना लेता है। फिर पैसा कमाने के लिए ये शख्स मेटा के कंटेंट को मोनेटाइज करने वाले टूल्स इस्तेमाल करता है जो ज़्यादा व्यूज़ वाले कंटेंट पर इश्तिहारात और बोनस के जरिए आमदनी देते हैं। ये मॉडल आमदनी को ज़्यादा नज़रिए पर तरजीह देता है और तकसीम पैदा करने वाले कंटेंट को एक मुनाफा बख्श कारोबार में बदल देता है। सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स के जरिए इंगेजमेंट का फ़ायदा उठाते हुए ये कंटेंट क्रिएटर्स समझ चुके हैं कि नस्ल परस्ताना या हुकूमत मुखालिफ बयानिए झूठ वायरल होने का सबसे मौसर ज़रिया है और इसीलिए ये ज़्यादा मुनाफा भी देते हैं, चाहे इससे नफरत फैले और अपने ही मुल्क और अपने ही आवाम का नुकसान क्यों ना हो जाए, मगर बस डॉलर्स आते रहें। अगरचे इस शख्स के फेसबुक पेज की बहुत सी पोस्ट AI से बनाई गई तस्वीर पर मुश्तमिल थी, ताहम कुछ में हकीकी वीडियोस को भी सियाक़ो सबाक से हटाकर इस्तेमाल किया गया या उन पर तौहीन आमेज़ कैप्शंस लगाए गए। एक पोस्ट में लंदन के मेयर सादिक खान की एक हकीकी वीडियो इस्तेमाल की गई जिसमें वो बरतानवी मुसलमानों को दरपेश तासुब पर बात कर रहे थे, लेकिन इस वीडियो पर यह कैप्शन लगा दिया गया कि बरतानवी हुकूमत तो एक मुस्लिम खैराती इदारे को फ़ंड दे रही है, जबकि दूसरी तरफ मुसलमान मर्द ख़वातीन और बच्चों का रेप कर रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मुसलमान किसी दूसरे गिरोह के मुकाबले में ज़्यादा ऐसे जराइम में मुलव्विस हों। एक और वीडियो जो दोबारा शेयर की गई थी उसमें सादिक खान को ट्रफलगर स्क्वायर पर एक अफ्तार डिनर में दिखाया गया था जिसे कैप्शन में कोलोनाइजेशन की एक तकरीब करार दे दिया गया। ये साजिशी नज़रिया कि मुसलमान बरतानिया पर कब्जा कर रहे हैं इन पोस्ट में आम था। लेबर पार्टी की रुकन पार्लियामेंट एमिली डार्ल बरतानवी पार्लियामेंट में साइंस इनोवेशन और टेक्नोलॉजी कमेटी की रुकन हैं। उन्होंने कहा कि बरतानिया में नफरत पर मबनी कंटेंट की एक वाज़े मार्केट मौजूद है। जब सोशल मीडिया हमें मुसलसल तकसीम और गुस्से से भर देता है तो ये ना सिर्फ हमारे अपने लोगों के बारे में सोच को बदल देता है, बल्कि ये सोचने के अंदाज को भी बदल देता है कि हमारा मुल्क यहाँ बसने वाले दूसरे लोगों के बारे में क्या सोचता है। इस तरीक़े का इतना कामयाब हो जाना कि दूसरे ममालिक में बैठे अफराद इससे मुनाफा कमा सकते हों, ये जाहिर करता है कि हम कितने कमज़ोर हो चुके हैं और मुस्तकबिल में तो रियासती अनासिर भी यही तरीक़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब एक बरतानवी मुसलमान सहाफ़ी ने इस पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर से उसके कंटेंट के बारे में और उसके मुसलमानों पर असरात के बारे में सवाल किया तो उसने नाइल्मी का इजहार कर दिया और कहा कि वो दुरुस्त इंग्लिश नहीं बोल सकता और उसे ये भी समझ नहीं आता कि उसकी पोस्ट में क्या लिखा गया है। उसने कहा कि अब जो हो गया सो हो गया, अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मैं तमाम पोस्ट डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे मालूम हो गया है कि ऐसी पोस्ट मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, इसलिए मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। मुझे तो बस ये मालूम था कि व्यूज़ आ रहे हैं और मुझे और क्या चाहिए था, मैंने बहुत गलत काम किया। ताहम इस शख्स की इन बातों के बावजूद कई तौहीन-आमेज़ पोस्ट जिनमें स्टारमर की वो वीडियो भी शामिल थी जिसमें पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ नस्ली गाली इस्तेमाल की गई थी, उस शख्स के इंस्टाग्राम अकाउंट पर उस वक्त तक मौजूद रही कि जब तक मेटा ने वो अकाउंट ही बंद नहीं कर दिया। ये पूरा मामला ये जाहिर करता है कि जनरेटिव AI के टूल्स ने किस तरह तकसीम पैदा करने वाले कंटेंट को मुकम्मल तौर पर एक सनद बना दिया है। अब रुकावटें तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। एक कंटेंट क्रिएटर को ना ग्राफिक डिज़ाइनर होने की ज़रूरत है और ना ही किसी ज़बान पर उबूल हासिल करने की ज़रूरत है। वो सिर्फ AI के जनरेटर में एक प्रॉम्प्ट लिखता है और बाकी काम खुद ब खुद हो जाता है। इसके साथ साथ ऐसे ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स का एक बढ़ता हुआ निज़ाम भी मौजूद है, लोगों को नफ़रत फैलाकर मुनाफा कमाने का तरीक़ा सिखा रहा है और इस वजह से ये मसला जल्द ख़त्म होने वाला नहीं लगता, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पर नफ़रत फैलाते हैं, डॉलर्स कमाते हैं, उनका कारोबार चलता रहता है और नुकसान आवाम का होता रहता है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। अमेरिका की जानिब से जंग ख़त्म करने के नए प्रपोजल पर तवील इंतज़ार के बाद ईरान का तवील जवाब आ गया है, मगर सदर ट्रंप इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है, बल्कि वो ईरान के जवाब को बार बार अहमकाना करार दे रहे हैं। साथ ही ट्रंप ने आज कहा ईरान की क़यादत अपना मौक़िफ़ बार बार बदलती रहती है। आप उन लोगों से मुआहदा करते हैं, फिर वो आपको एक दस्तावेज़ भेजते हैं जिसे पहुँचने में 5 दिन लग जाते हैं, जबकि वो 20 मिनट में पहुँच जानी चाहिए थी। You have the moderates and you have the lunatics. And I think the moderates are more respected. The lunatics want to fight till the end, you know. It'll be a very quick fight. You have, just like our country, we have lunatics too. I call them lunatics, I call them stupid people too. But in Iran, they have the moderates that are dying to make a deal, and then you have the lunatics, and I guess they're a little bit afraid of the lunatics. But look, I've had to deal with them 4 or 5 times. They change their mind. They're very dishonorable people. The leadership. Don't forget it's the 3rd level. The first level
level is God. They were unreasonable. The second level is more reasonable. The third level, nobody wants to be president, you know. They say, who wants to be president? There's nobody raises their hand. You know? But where they change their mind. I've had that in business many times. The mind changes, you go. These people that you make a deal and then the next day they send you a document that takes 5 days to get there when it should have been there in 20 minutes. You know, it's a pretty simple document. They will never have a nuclear weapon, yeah. प्रोग्राम के आखिर में जिक्र हो जाए, हफ्ते की रात खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बनू में दहशतगर्दों ने फतह खेल पुलिस पोस्ट पर खुद कुछ हमला कर दिया। दहशतगर्दों ने बारूदी मवाद से भरी गाड़ी को पुलिस चेक पोस्ट से टकरा दिया, जिसमें 15 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, जबकि 3 पुलिस एहलकार और एक शहरी जख्मी हो गए। और आज दफ्तर खारजा ने बनू हमले पर अफगान नाज़िमुल उमूर को तलब किया और अफगान सरजमीन दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल होने पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए अफगान तालिबान रजीम को डिमार्च किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान नाज़िमुल उमूर को तलब किया गया ताकि उन्हें खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बनू में फतह खेल पुलिस पोस्ट पर 9 मई 2026 को फितनतुल ख्वारिज के दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले के हवाले से डिमार्च किया जा सके। वज़ारत खारजा ने अफगान नाज़िमुल उमूर को बताया कि वाक़े की तफसीली तहकीकात, जमा किए गए शवाहिद और इंटेलिजेंस से ये निशानदही होती है कि इस हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में मुक़ीम दहशतगर्दों ने की। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द हमलों के लिए अफगान सरजमीन के मुसलसल इस्तेमाल पर पाकिस्तान की शदीद तशवीश का इयादा करते हुए अफगान नाज़िमुल उमूर पर वाज़ेह किया गया कि पाकिस्तान इस वहशियाना इक़दाम में मुलव्विस अफराद के खिलाफ फैसला कुन जवाब देने का हक़ महफूज रखता है। मज़ीद इस बात पर भी रोशनी डाली गई कि अफगान सरजमीन पर मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों की मुसलसल मौजूदगी और उनकी कार्रवाइयों के लिए साजगार माहौल अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम और दीगर बैनुल-अक़वामी इदारों की रिपोर्ट्स में वाज़ेह है। दफ्तर खारजा से जारी बयान में मज़ीद कहा गया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग एक मुश्तरका मकसद है और अफगान तालिबान को अपनी इस कमिटमेंट का एहतराम करना चाहिए कि वो अपनी सरजमीन को दूसरे ममालिक के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान मुतादिद मरतबा अफगान तालिबान रजीम पर जोर दे चुका है कि वह अफगान सरजमीन से फितनतुल ख्वारिज, फितनतुल हिंदुस्तान और दाइश खुरासान के अनासिर के खिलाफ ठोस और काबिल तस्दीक कार्रवाई करे। पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक की सालिसी में अफगान तालिबान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के कई दौर भी किए, मगर अफगान तालिबान मुसलसल इस बात में नाकाम रहे हैं कि वो इन दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ बामानी और काबिल तस्दीक कार्रवाई का अहद करें या इस पर अमल दरामद करें। अफगान तालिबान रजीम को वाज़ेह तौर पर इस बात से भी आगाह किया गया है कि अगर वो इन दहशतगर्द तंजीमों को पनाह देते रहे तो पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती और अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। दूसरी जानिब अमरीका, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र समेत मुख्तलिफ ममालिक ने इस अफसोसनाक वाक़े की मज़म्मत की है। आम बात यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी को कम करवाने के लिए दोस्त ममालिक ने मुसलसल सालिसी की कोशिशें की। पहले कतर, फिर तुर्की, फिर सऊदी अरब और फिर चीन ने भी सालिसी की कोशिशें की, मगर अब तक कोई ठोस पेशरफ सामने नहीं आ सकी है और अफगान तालिबान हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस इक़दामात करने में नाकाम रही है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।